डेप्रिसिएशन यूनिट 8 सब्जेक्ट कोड ME 307। हमने पिछले 2-3 चैप्टर्स में 2-3 सेक्शंस में देखा था डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके कैलकुलेशन के मेथड भी थे, उनके नाम थे कई सारे। उसमें से कुछ मेथड पढ़ लिए, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ लिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ लिया। कुछ और भी अच्छे मेथड हैं जिनके लिए पिछले 2 मेथड ऐसे हैं कि आप उनको याद कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए आते हैं, कोई से 2 मेथड एक्सप्लेन कीजिए। ये मेथड थियोरेटिकल ज़्यादा हैं, वो मेथड विद न्यूमेरिकल्स थे। ये मेथड है सम ऑफ ईयर्स एंड सिंकिंग फंड मेथड। इसमें हम 2 मेथड पढ़ेंगे इस सेक्शन के अंदर आज। तो पहला है पहला है सिंकिंग फंड मेथड। इसमें क्या होगा, सिंकिंग फंड मेथड इज ए टेक्निक फॉर डेप्रिशिएटिंग एन एसेट वाइल जनरेटिंग एनफ मनी टू रिप्लेस इट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। सिंकिंग फंड मेथड वो टेक्निक है जिससे कि डेप्रिसिएशन इस तरीके से जनरेट किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है कि कंपनी के पास में एनफ मनी, पर्याप्त पैसा होता है लास्ट में उसको, मशीन को या इक्विपमेंट को या उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए। इसलिए सिंकिंग फंड मेथड काम में लिया जाता है कि कितना पैसा रखते जाएं ताकि लास्ट में अगर भारी या बड़ी मशीन है तो उसको रिप्लेस करने में ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा महसूस नहीं हो। एज डेप्रिसिएशन चार्जेस आर इनकर्ड टू रिफ्लेक्ट द एसेट्स फॉलिंग वैल्यू, ए मैचिंग अमाउंट ऑफ कैश इज इन्वेस्टेड। एक लगभग ये देखते हुए कि हाँ इस मशीन की वैल्यू कम होती जा रही है, लास्ट में इतनी रहेगी, नई इतने की आएगी, तो उस तरह का एक अमाउंट सेपरेट किया जाता है। दीज फंड सिट इन सिंकिंग फंड अकाउंट एंड जनरेट इंटरेस्ट। इसके लिए एक सिंकिंग फंड अकाउंट बनाया जाता है कंपनी में, बुक्स में, जिसमें वो ये फंड रहता है, जिससे कि उस पर इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है, इंटरेस्ट भी जनरेट होता रहता है। कंपनीज यूज डेप्रिसिएशन टू एक्सपेंस एन एसेट ओवर टाइम, नॉट जस्ट द पीरियड दैट इट वॉज परचेज्ड। कोई भी कंपनी डेप्रिसिएशन को का जो खर्चा है उसको पूरी उसके लाइफ स्पान पे डिवाइड करती है। ऐसा नहीं है वो केवल जब परचेज किया गया उस समय रखना है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिटरमाइनिंग हाउ मच टू एक्सपेंस। अब डेप्रिसिएशन क्या है, काल्पनिक भी तो है ना, आपको देखना है कि मशीन 8 साल चलेगी, हो सकता है ज़्यादा चले, हो सकता है कम चले, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ये एक चैलेंज है कि हम कितना एक्सपेंस इसके लिए निकाल के रखें। For companies that want to put money aside to purchase the replacement asset upon the full depreciation of the old one, sinking fund method may be a viable option. कोई कंपनी ये चाहती है कि हम एक तरफ वो पैसा निकाल के रख दें ताकि ये मशीन समय आने के साथ रिप्लेस की जा सके, हम कितना अमाउंट इसके लिए निकालें, तो उस समय पर सिंकिंग फंड मेथड एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कैलकुलेट करने का। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ मनी एडेड टू द एसेट रिप्लेसमेंट फंड, अब यहाँ पे अपन ने काम में ले रहे हैं सिंकिंग फंड की जगह एसेट रिप्लेसमेंट फंड भी होगा, वो एक ही बात है। ईच ईयर इज कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग द कॉस्ट टू रिप्लेस द एसेट। हर साल वो कैलकुलेट होता है कि इसको रिप्लेस करने में कितना पैसा चाहिए। हाउ मेनी ईयर्स द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट, ये एसेट कितने साल तक चलेगा। एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, ये हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है इसमें हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। एज वेल एज पोटेंशियल अर्निंग फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, हम जो ये पैसा सेपरेट करते जा रहे हैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितना पैसा आएगा। तो ये सारे फैक्टर एक साथ कंसीडर किए जाएंगे। रिप्लेसमेंट की कॉस्ट, कितने साल उसकी लाइफ है, कितना इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा, कितनी पोटेंशियल अर्निंग है इंटरेस्ट से, ये सब उसमें इंक्लूड होंगे। सिंकिंग फंड मेथड इज़ मेनली यूज बाई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो बड़ी इंडस्ट्री है वहीं पर ये मेथड काम आता है, जैसे यूटिलिटी कंपनीज दैट रिक्वायर एक्सपेंसिव लॉन्ग टर्म एसेट्स टू फंक्शन। कंपनीज रेयरली यूज सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। अब बहुत बड़ी कंपनी में तो स्टाफ भी है, सिस्टम भी है, कैलकुलेशन का तरीका भी आता है, लेकिन जो ज़्यादातर कंपनियां सिंकिंग फंड मेथड को कम इस्तेमाल करती हैं बिकॉज इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे फैक्टर इसमें कंसीडर करने पड़ते हैं। एडिशनली कंपनीज में आल्सो यूज द सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर रियल एस्टेट एसेट्स। तो रियल एस्टेट एसेट्स जो होते हैं उनकी वो कंपनियां इस सिंकिंग फंड मेथड को यूज़ करती हैं। तो ये अपना सिंकिंग फंड मेथड हो गया। अब नेक्स्ट आता है सम ऑफ ईयर्स मेथड। सम ऑफ ईयर्स मेथड में क्या होगा, इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जो अपन ने देखा था ना डिमिनिशिंग और या रिड्यूसिंग बैलेंस कौन सा था बताइए। इफ़ यू रिमेंबर, स्ट्रेट लाइन मेथड डिमिनिशिंग नहीं था, डिमिनिशिंग कौन सा था, RBL।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो धीरे धीरे घटता जा रहा था। तो उसमें जो कमी थी वो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में पूरी हो जाती है। उसमें जो इम्प्रूवमेंट किया है या जो लगा कि हाँ इसमें ये ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से रिमूव हो जाता है। कैसे? हियर आल्सो द डेप्रिसिएशन चार्ज कॉन्स्टेंटली रिड्यूसेज, इसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज लगातार घटता जाएगा। दिस मेथड इज़ नॉर्मली अप्लाइड टू फेयरली लॉन्ग लाइव्ड एसेट, जो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले एसेट होते हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। Unlike the diminishing balance method, a constantly decreasing rate is applied on the original cost. अब इसमें कैसा होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस में तो क्या था, जो मेथड था उसमें एक परसेंटेज था, वो हर साल कम होता जा रहा था। इसमें एक कांस्टेंट डिक्रीजिंग रेट अप्लाई किया जाता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा अंतर है जिसको अपन न्यूमेरिकल में समझेंगे। अभी तो इतना से याद रख लीजिए कि आरबीएल मेथड के में कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग रेट नहीं था, इसमें कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग रेट होता है। उसमें स्टैंडर्ड रेट था, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी स्टैंडर्ड रेट था, लेकिन इसमें डिक्रीजिंग रेट है। हैंस द ओरिजिनल बुक वैल्यू इज़ लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड रिड्यूसेबल टू जीरो। तो ओरिजिनल बुक वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये मेथड यहाँ के स्ट्रेट लाइन की तरह भी काम करेगा, चूँकि लास्ट की वैल्यू जीरो करनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ वेरी सिंपल, बहुत इसमें आसान तरीका है। इट सिंपली सम्स अप द ईयर्स इन द एसेट्स लाइफ स्पान टू बी यूज्ड एज डिनोमिनेटर। नीचे जो जितने साल हैं उनको 1, जैसे 5 साल हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 8 साल हैं तो 1 से लेके प्लस करते हुए 8 साल तक, वो तो रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में। एंड रिवर्स द इंडिविजुअल ईयर नंबर्स टू बी यूज्ड एज ए न्यूमरेटर। अब रिवर्स ऑर्डर के अंदर उसके नंबर ऑफ यूज्ड कि वो कितने साल वो काम आएगी। तो यहाँ देखिए एसेट का लाइफ स्पान एंड नंबर ऑफ ईयर्स टू बी यूज्ड, कितने साल वो यूज की जाएगी। सपोज कॉस्ट रेजिडुअल लाइफ इन द लाइफ ऑफ द एसेट्स, कॉस्ट है 75,000 रुपये, रेजिडुअल लाइफ साल्वेज वैल्यू है 3,000 रुपये और लाइफ ऑफ एसेट है 8 साल। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 करते 36। न्यूमिनेटर फ्रॉम 8th ईयर टू, चूँकि अपन ने ये माना है कि ये 8 साल ही हमको कैलकुलेशन करना है। 6 साल करना होगा तो अपन क्या करेंगे, 6 + 5, यहाँ पर 8 + 7 + 6। अप्लाइंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट, फॉर्मूला कैसे काम करेगा, सम ऑफ ईयर्स डिजिट कैन बी इजीली कंपाउंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, एस सम ऑफ ईयर्स, एस इज n × n + 1/2। सिंपल एस का फार्मूला, सम ऑफ ईयर्स का, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स, एस वेयर एस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ ईयर्स, n नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, अप्लाइंग इट व्हेन n = 8 ईयर्स। तो फार्मूला जब रखेंगे n बराबर क्या, 8 ईयर्स है, यहाँ पर 8 × n + 1, 8 + 1 / 2 72 36। तो सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स क्या आया, 36। नेक्स्ट यहाँ देखिए ईयर 1 2 3 4 5 7 8 अपन ने 8 साल लिया। ओपनिंग बुक वैल्यू 75,000 थी। डेप्रिसिएबल कॉस्ट शुरू में थी 3,000 रुपये, अपन ने निकाला सैलवेज वैल्यू, यहाँ देखिए रेजिडुअल वैल्यू 3,000, तो वो अपन ने यहाँ पे 3,000 लेस कर दी। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या होगी, सब जगह 3,000 हो गई। हमने शुरू में निकाल दिया कि 3,000 रुपये तुम्हारे पास हैं एक तरह से, तो 75 का 72 हो गया। अब रेट क्या हो गया, 8/36, 8वां साल है। 36 आप सोचें कहाँ से आया, 36 यहाँ से आया, डिनोमिनेटर के लिए कैलकुलेशन थी, और न्यूमिनेटर में 8 साल। डेप्रिसिएशन निकाला 16,000, टोटल डेप्रिसिएशन 16,000, रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस कर दिया 59,000। अब ये 59,000 यहाँ का फर्स्ट बन गया सेकेंड ईयर का। डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो वही रहने वाली है, रेट भी, अब रेट क्या हो जाएगा, 7/7वां साल आ गया। अब यहाँ रिवर्स चल रहे हैं अपन, 8वां साल, 7वां साल, 6ठा साल, 5वां साल, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। यहाँ पे ईयर चल रहा था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वें साल तक जाना है, लेकिन यहाँ 8वां साल सबसे पहले कैलकुलेशन में आएगा, तभी डेप्रिसिएशन अपन सेपरेट कर रहे हैं। 7 6 6/36, 5/36, 3 2/36, इस तरीके से अपन करते हुए डेप्रिसिएशन कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसको आप देखिए, जैसे दिस इंटू दिस किया है तो ये 16 आया, अब ये दिस इंटू दिस किया 14 आया, 12 आया, 10 आया, 8 आया, 6 आया, 2 आया। जैसे 72,000 × 2/36, 4,000, 72 × दिस 2,000, टोटल डेप्रिसिएशन 16,000।
अब ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करने में 72,000 इंटू 7/36 आया 14,000। तो पहले का डेप्रीशिएशन 16,000 और ये 14,000 कितना हुआ 30,000। फिर पहले का ये 30,000 आया, लेस कर दिया, कितना बचा 45,000। फिर ये 45,000 यहाँ आ गया, फिर वही कैलकुलेशन 72,000। अब क्या डेप्रीशिएशन आया 12,000, ये 12,000 और पीछे का 30,000 42,000। 42,000 माइनस कर दिया 33,000। ये अपन किस में से कर रहे हैं 75,000 में से। ये सब वैल्यूज 75,000 में से लेस हो रही हैं। इसके बाद फिर यहाँ देखिए ये दोनों जोड़, अब ये चेन आगे तक चलती जा रही है। ये इस कॉलम को 75,000 में से माइनस करना है जो अपनी मूल ओरिजिनल वैल्यू थी। तो ये वैल्यू निकलती आ रही है, लास्ट में देख लीजिए 3,000 रह जाएगा रिटर्न लास्ट की वैल्यू। तो इस तरीके से ये मेथड वैसे बहुत सरल है। आपको 75,000 सबसे पहले लिखना है, फिर आपने जो साल्वेज वैल्यू लेस करके लिखना है वो कॉलम पूरा बना दीजिए, जितने साल हैं उतने साल लिख लीजिए। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूले से फिर और दिस फार्मूला इनटू दिस, तो ये कॉलम अपने आप निकल आया। ये कॉलम जब निकल आया तो ये कॉलम कैसे बन रहा है, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये कॉलम भी बन गया। ये कॉलम कहाँ से आएगा, डेप्रीशिएशन को 75,000 जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे माइनस करते जाइए, तो ये कॉलम आ गया। तो लास्ट की वैल्यू आई। तो कहने को क्या हुआ, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या ये अपना सम ऑफ ईयर्स मेथड, ये बहुत ईजी है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड का अगर अपन ओवरव्यू देखें तो क्या हुआ, दिस मेथड इज SYD मेथड भी कहलाता है। दिस मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट देन मोर कॉमनली यूज्ड स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इफ एन एसेट डेप्रिसिएट मोर क्विकली और हैज ग्रेटर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इट्स अर्लियर ईयर देन इट डज एज इट एजेस। कोई चीज़ अगर शुरू में अच्छी लाइफ दे रही है, बाद में वो बहुत तेज़ी से डिटेरियोरेट हो रही है, बहुत तेज़ी से कमज़ोर या वीक हो रही है, उस समय पर ये मेथड बैलेंस कर लेता है उसको। स्ट्रेट लाइन में तो पूरा एक जैसा फिक्स है, रिड्यूसिंग के अंदर भी लगभग एक रेशियो में फिक्स है, लेस होता जा रहा है लेकिन एक रेशियो सेट है। इसमें इसकी वैल्यू के हिसाब से है कि आपके कितने साल में वो तेज़ी से डिमिनिश हो रही है। तो ये जो चीज़ें ज़्यादा जल्दी लास्ट में डिमिनिश होती हैं उसके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम विद यूजिंग क्या है, इस मेथड में बस केवल इतनी सी बात है कि any other accelerated depreciation method is that is artificially reduces the reported profit of a business over the near term। इसमें आपने देखा तेज़ी से वैल्यू डाउन हो रही है, तो कई बार कैसे लगता है कि आर्टिफिशियल रिड्यूस हुआ। मान लीजिए वो चीज़ ख़राब नहीं हुई, अब क्या हुआ, वैल्यू अपन ने ज़्यादा लेस कर ली है, चीज़ ख़राब हुई नहीं है, तो ऐसे लगता है कि बिज़नेस का प्रॉफिट लेस हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में एक बुक्स के अंदर पढ़ने में अजीब लगेगा। रिजल्ट इज एक्सेसिवली लो प्रॉफिट्स इन द नियर टर्म फॉलोड बाई एक्सेसिवली हाई प्रॉफिट्स इन द लेटर रिपोर्टिंग पीरियड्स। अगर किसी में मशीन में मान लीजिए शुरू में लो प्रॉफिट हो रहे हैं और बाद में बहुत हाई प्रॉफिट हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी मिसमैच लगता है कि शुरू में आपने वैल्यू ये ली और लास्ट में बहुत तेज़ी से वैल्यू चेंज हुई है। तो ये इसके अपने ड्रॉबैक हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। थैंक यू वेरी मच।